सोचिए एक ऐसा शहर जो बनाया गया था उन लाखों लोगों के लिए जो अपना सब कुछ खो कर आए थे, जिनके पास न घर था, न जमीन, न कोई उम्मीद। एक ऐसा शहर जो उन्हें एक नई जिंदगी देने का वादा लेकर आया था, लेकिन जब वो शहर बनकर तैयार हुआ तो उन्हीं लोगों के लिए उसमें कोई जगह नहीं थी। और ये कोई गलती नहीं थी, ये एक ऐसी सोची समझी साजिश थी जो 1947 में ही रच दी गई थी। इस शहर का नाम है चंडीगढ़। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आज़ाद भारत का सबसे खूबसूरत और सबसे प्लान्ड शहर पहले दिन से ही गरीबों के लिए नहीं बनाया गया। कैसे एक आर्थिक मॉडल ने इस शहर को हमेशा के लिए अमीरों और नौकरशाहों का किला बना दिया, और कैसे वो शरणार्थी जिनके नाम पर यह सारा ड्रामा हुआ वो इस शहर के बाहर ही रह गए। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको हैरान करेगा, और ये कहानी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। इस कहानी की शुरुआत समझने के लिए हमें साल 1971 के लंदन में जाना होगा। लंदन के एक घर में भारत के जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर एक बूढ़े शख्स के सामने बैठे थे। इस शख्स का नाम था सिरिल रेडक्लिफ। यही वो शख्स था जिसने पेन से कागज पर कुछ लकीरें खींची और उन लकीरों ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह कर दी, क्योंकि नक्शे पर खींची गई उन लकीरों से बन रहे थे भारत और पाकिस्तान। नैयर ने रेडक्लिफ से सीधा सवाल पूछा, आपने हमारा लाहौर पाकिस्तान को क्यों दे दिया? उस शांत कमरे में रेडक्लिफ का जवाब इतिहास के सबसे क्रूर और कैलकुलेटेड बयानों में से एक था। उन्होंने सपाट लहजे में कहा, पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं जा रहा था। मैंने कलकत्ता जैसे बड़े शहर को पहले ही भारत के लिए चुन लिया था, इसीलिए बैलेंस बनाने के लिए लाहौर पाकिस्तान को दे दिया। इस जवाब में ही चंडीगढ़ के बनने की कहानी छिपी थी। बंटवारे के वक्त कागज पर लिए गए इस फैसले ने भारत वाले हिस्से के पंजाब को ब्रेन डेड कर दिया था। लाहौर में मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा थी, लेकिन किसी को नहीं लगा था कि ये शहर पाकिस्तान को चला जाएगा। लाहौर पंजाब की धड़कन होता था, वहीं अदालतें थीं, सरकार वहीं चलती थी, वहीं पंजाब की आत्मा भी बसती थी, और ये शहर रातों रात पाकिस्तान का हो गया। भारत के पंजाब वाले हिस्से में ना कोई राजधानी बची और ना हुकूमत चलाने की कोई जगह। 1947 से 51 के बीच करीब 75 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से अपनी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें छोड़कर पंजाब की तरफ आने लगे। इन लोगों के पास कुछ नहीं था, न छत, न ज़मीन, न कोई भविष्य। इनके लिए एक राजधानी बनाने का सवाल उठा। इसके लिए सबसे पहले शिमला को कैपिटल बनाने की बात हुई। वैसे भी शिमला अंग्रेजों की पसंदीदा समर कैपिटल हुआ करता था, लेकिन हमारे नेताओं को लगा कि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि सर्दियों में शिमला में अच्छी खासी बर्फबारी होती है, इससे वहाँ महीनों तक सरकारी काम बंद रहता है। इसके बाद ऑप्शन देखे गए अमृतसर और जालंधर, लेकिन ये शहर भी पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब थे। कश्मीर को लेकर शुरू हुई टेंशन और लगातार जंग के आसार के बीच बॉर्डर के इतने करीब किसी राज्य की राजधानी बनाना एक स्ट्रेटजिकल ब्लंडर होता। जब सारे ऑप्शंस खत्म होने लगे तब एक ऐसी जगह की तलाश हुई जो सेफ भी हो, जहां फ्यूचर में एक्सपैंड भी किया जा सके। और तब अंबाला जिले में शिवालिक पहाड़ी की तलहटी और दो मौसमी नदियों सुखना और पटियाली राव के बीच एक सेफ हरा भरा मैदानी इलाका चुना गया। यही जगह आगे चलकर चंडीगढ़ बनी। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, यानी वो साजिश जो शहर बनने के पहले ही शुरू हो गई। और यही वो हिस्सा है जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते। यह शहर उन शरणार्थियों के लिए बनाया जा रहा था जो पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे, लेकिन इस शहर की नींव रखने के लिए जो काम किया गया वो खुद में एक जुल्म था। इस ज़मीन पर 58 गाँवों के करीब 21,000 लोकल किसान रहते थे। उनकी पीढ़ियों पुरानी उपजाऊ ज़मीन यहाँ पर थी। उन्हें बताया गया कि उनकी ज़मीन अब सरकार ले लेगी। कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई, कोई ज़्यादा मुआवजा नहीं मिला। एक विस्थापन को खत्म करने के नाम पर एक नया विस्थापन शुरू किया गया। लेकिन असली साजिश इसके बाद हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस शहर को मॉडर्न भारत का प्रतीक बनाना चाहते थे। एक ऐसा शहर जो दुनिया को दिखाए कि नया भारत कितना आगे का सोचता है, लेकिन पैसे नहीं थे। बंटवारे के बाद पंजाब सरकार का खजाना खाली था। पंजाब के तब के गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी ने मामले को समझा और नेहरू को चिट्ठी लिखी। उन्होंने समझाया कि जब तक स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन सही ना हो जाए और खजाने में पैसे ना आ जाएं, तब तक इतने महंगे और भव्य प्रोजेक्ट पर काम करना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार जो खुद एक नए देश को संभाल रही थी, उसके पास भी बहुत प्रेशर था, इसलिए केंद्र सरकार ने भी इस प्रोजेक्ट को बड़ा फंड देने से मना कर दिया।
तब एक नया मॉडल सामने आया, इसे कहा गया सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल, और यही वो मॉडल था जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि चंडीगढ़ किसका होगा। इस मॉडल के तहत तय हुआ कि किसानों से कौड़ियों के भाव जमीन खरीदो, उस पर सरकारी पैसों से सड़कें बनाओ, सीवेज बनाओ और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, फिर उन प्लॉट्स को बाजार में महंगे दामों पर बेच दो। इस बिक्री से जो पैसा आएगा उससे शहर का खर्चा निकल जाएगा। सुनने में ये बहुत स्मार्ट आइडिया लगता है, लेकिन इस आइडिया में एक जहर छिपा हुआ था। जब शहर के प्लॉट महंगी कीमत पर बिकेंगे तो वहां कौन से लोग बस पाएंगे? सिर्फ वही जिनके पास पैसे हों, और उजड़े हुए शरणार्थियों के पास क्या था? कुछ नहीं। वो मजदूर जो इस शहर को अपने हाथों से बना रहे थे, वो 21,000 किसान जिनकी जमीन छीनी गई, वो शरणार्थी जिनके नाम पर यह सारा ड्रामा किया गया, इन सब के लिए इस शहर में कोई जगह नहीं थी। नेहरू को एक ऐसे आर्किटेक्ट की जरूरत थी शहर को बनाने के लिए जो इनके इस फ्यूचरिस्टिक सपने को जमीन पर उतार सके। पहले अमेरिकी आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर को चुना गया। मेयर ने पॉलिश आर्किटेक्ट मैथ्यू नोविकी के साथ मिलकर चंडीगढ़ का पहला मास्टर प्लान तैयार किया। नोविकी का डिजाइन बहुत ही सेंसिटिव था। घुमावदार सड़कें थी, पेड़ के पत्ते की शेप जमीन की नेचुरल बनावट का सम्मान था। एक ऐसा शहर जो जमीन के साथ साथ चलने वाला शहर था। लेकिन अगस्त 1950 में एक बहुत ही ट्रेजिक एक्सीडेंट हुआ। इजिप्ट के पास एक प्लेन क्रैश में नोविकी की मौत हो गई। इस झटके से अल्बर्ट मेयर टूट गए। उसके अलावा भारत सरकार के पास डॉलर में पेमेंट करने की दिक्कत भी थी, इसलिए मेयर ने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। फिर कहानी में आते हैं स्विस फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कार्बुजिए। कार्बुजिए एक जीनियस थे, लेकिन बहुत अड़ियल भी थे। उन्होंने आते ही नोविकी का पूरा सेंसिटिव और नेचुरल डिजाइन उठाकर एक तरफ कर दिया। उसकी जगह उन्होंने एक बहुत ही सख्त ज्योमेट्रिकल और मशीनी ग्रिड पैटर्न लागू किया। कार्बुजिए ने पूरे शहर को एक इंसानी शरीर या बायोलॉजिकल मॉडल की तरह डिजाइन किया, जो सुनने में बहुत पोएटिक लगता है, लेकिन जमीन पर यह बहुत हार्ड था। इस मॉडल के तहत सेक्टर 1 का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जिसमें विधानसभा, हाई कोर्ट और सचिवालय शामिल थे, उसे शहर का हेड बनाया गया। सेक्टर 17 का कमर्शियल सिटी सेंटर शहर का हार्ट बना। शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली लीजर वैली और खुले पार्क इसके फेफड़े कहलाए। म्यूजियम, स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को शहर के ब्रेन की जगह दी गई, और इस पूरे शरीर में खून दौड़ाने के लिए नसों का एक कॉम्प्लेक्स जाल बिछाया गया, जिसे उनका मशहूर 7V रूल कहा जाता है। इस रूल में V1 से V7 तक अलग अलग स्पीड की गाड़ियों, साइकिलों और पैदल चलने वाले लोगों के लिए बिल्कुल अलग अलग सड़कों की अरेंजमेंट थी। आर्किटेक्चर के नज़रिए से ये मास्टरपीस था, लेकिन कार्बुजिए के इस मास्टर प्लान ने एक बहुत बड़ी सोशल खाई पैदा की। इतिहासकार अक्सर इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि चंडीगढ़ आज़ाद भारत का पहला ऐसा शहर था जिसने क्लास डिवाइड या वर्ग भेद को बाकायदा कंक्रीट में ढाल दिया। यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए उनकी सैलरी और उनकी पोस्ट के बेसिस पर अलग अलग तरह के घर बनाए गए। टाइप 1 से टाइप 13 तक बने ये घर होते थे। आप शहर में किस सेक्टर में रहते हैं और आपके घर का साइज़ क्या है, ये सीधे तौर पर सोसाइटी में आपकी हैसियत, आपकी इनकम और आपके रुतबे को अपने आप बता देता था। ये एक ऐसा शहर बन गया जिसने लोगों को इंसान के तौर पर या कम्युनिटी के तौर पर नहीं, बल्कि उनके पे स्केल के तौर पर बसाया। इस तरह से इस शहर में जाति तो थी ही, साथ ही साथ क्लास का डिवाइड भी यहाँ दिखने लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि जब शहर बनकर तैयार तो हो गया, लेकिन जिन उजड़े हुए शरणार्थियों के नाम पर या ज़मीन पर इसे बनाने का दावा किया गया, वो इस यूटोपिया के बाहर ही रह गए। वो इसके महंगे फ्लैट्स कभी खरीद ही नहीं सके। 1957 में हुए एक डिटेल्ड सरकारी सर्वे से बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। इस सर्वे के मुताबिक जिन लोगों को प्लॉट अलॉट हुए थे, उनमें से 70% लोग पैसे की अच्छी खासी कमी के चलते अपना घर बना ही नहीं पाए। उस दौर में आम मजदूरों की महीने की कमाई मुश्किल से 150 से 300 रुपए होती थी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने ज़मीन की कीमतों में शहर के एलीट स्कूलों, बड़े स्विमिंग पूल्स, चौड़ी सड़कों और स्टेडियम की भारी लागत भी जोड़ी थी। रिजल्ट ये हुआ कि ज़मीन आम आदमी की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो गई। 1971 आते आते इस दुनिया के सबसे मॉडर्न और प्लान्ड शहर की 15% आबादी कच्ची झुग्गियों में रहने को मजबूर थी। ये एक तरह से उस सोशलिस्ट वादे की सबसे बड़ी हार थी, लेकिन अभी भी चंडीगढ़ की मुश्किलें कम नहीं हुई थी। इतिहासकार रवि कालिया अपनी बहुत ही मशहूर किताब चंडीगढ़ इन सर्च ऑफ एन आइडेंटिटी में लिखते हैं कि यह शहर एक एलीट एक्सपेरिमेंट था जो भारत की ज़मीनी हकीकत और गरीबी और असली समस्याओं से पूरी तरह कटा हुआ था। इसे दुनिया के सामने शरणार्थियों के पुनर्वास के नाम पर बेचा गया, लेकिन इसका असल मकसद और आखिरी रिजल्ट
नौकरशाहों, बड़े राजनेताओं और रसूखदारों के लिए एक सुरक्षित, साफ सुथरा और लग्जरी बबल बनना था, जहां आम आदमी की एंट्री सिर्फ एक नौकर या ड्राइवर के तौर पर ही हो सकती थी। 1971 आते आते इस दुनिया के सबसे आधुनिक और प्लान्ड शहर की 15% आबादी कच्ची झुग्गियों में रहने को मजबूर थी। और ये लोग कहाँ से आए थे? ये वही 21,000 किसान और शरणार्थी थे जिनकी ज़मीन छीनी गई। ये वही मजदूर थे जिन्होंने अपने हाथों से शहर को बनाया था। और ये वही शरणार्थी थे जिनके नाम पर पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ। समाजवाद का वादा करने वाले इस शहर में समाजवाद की सबसे बड़ी हार हुई थी। चंडीगढ़ के लिए सबसे बड़ा क्राइसिस सोशल या आर्किटेक्चरल नहीं था, ये क्राइसिस पॉलिटिकल था। 1966 में एक बार फिर से पंजाब का नक्शा बदलता है। इस बार बंटवारा धर्म पर नहीं बल्कि भाषा के आधार पर होता है। इस साल एक नए राज्य हरियाणा का जन्म हुआ। दोनों ही राज्यों ने इस इकलौते मॉडर्न शहर चंडीगढ़ पर अपना अपना दावा ठोका, यानी चंडीगढ़ को लेकर दो दावेदार खड़े हो गए। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने शाह आयोग का गठन किया, लेकिन वहां भी कोई एक राय नहीं बन पाई। आयोग का एक मेंबर चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब को देना चाहता था, जबकि दो मेंबर इसे हरियाणा को सौंपने के फेवर में थे। जनवरी 1970 में इंदिरा गांधी ने एक नया फैसला सुनाया, जिसे इंदिरा अवार्ड भी कहा जाता है। इसमें कहा गया कि चंडीगढ़ पूरी तरह से पंजाब को दे दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले में पंजाब को फाजिल्का और अबोहर के 114 हिंदी भाषी गांव हरियाणा को देने होंगे। इसके अलावा हरियाणा को अपनी नई राजधानी बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट और 5 साल का टाइम दिया गया, लेकिन यह फैसला कभी जमीन पर नहीं उतर सका। दोनों राज्यों की सरकारें अपने अपने इलाकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद 1985 में ऐतिहासिक राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और शिरोमणि अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुए इस समझौते में क्लियरली लिखा गया कि 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ ऑफिशियली पंजाब को सौंप दिया जाएगा। लेकिन इस समझौते के 1 महीने से भी कम के टाइम के अंदर आतंकवादियों ने हरचंद सिंह लोंगोवाल की गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाब में उग्रवाद अपने पीक पर पहुंच गया। 26 जनवरी 1986 का दिन आया, लेकिन चंडीगढ़ का ट्रांसफर नहीं हुआ। हरियाणा में भजन लाल सरकार ने भारी विरोध किया और केंद्र सरकार एक बार फिर पीछे हट गई। तब से लेकर आज तक चंडीगढ़ पर दोनों राज्यों की दावेदारी सिर्फ पॉलिटिकल रैलियों, विधानसभा के प्रस्तावों तक ही लिमिटेड रह गई है। लेकिन कहानी में सिर्फ पंजाब और हरियाणा नहीं है। इस दो तरफा लड़ाई में एक तीसरा और बेहद चौंकाने वाला दावेदार भी है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का दावा भावनाओं या भूगोल पर नहीं है, बल्कि प्योर मैथमेटिक्स और कानून पर टिका है। नवंबर 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन हुआ, तब पंजाब पुनर्गठन एक्ट की धारा 78 के तहत पुराने संयुक्त पंजाब की संपत्तियों को वहां की आबादी के हिसाब से बांटा गया। इस रेशियो में 54.84% पंजाब को, 37.38% हरियाणा को और 7.19% हिमाचल प्रदेश को मिला। दशकों तक हिमाचल इस बंटवारे पर शांत रहा, लेकिन फिर साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि भाखड़ा नंगल पावर प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश का 7.19% का कानूनी हक बनता है और उसे बकाया राशि मिलनी चाहिए। इस कानूनी जीत ने हिमाचल की पॉलिटिक्स में एक नया दरवाज़ा खोल दिया। अब हिमाचल प्रदेश की सरकारें और राजनीतिक दल उसी 1966 के एक्ट का हवाला देकर कहते हैं कि अगर आबादी के अनुपात में हमारा हक बनता है तो चंडीगढ़ की प्रॉपर्टी में भी हमें हमारा 7.19% हिस्सा चाहिए। हिमाचल का तर्क है कि चंडीगढ़ में मौजूद सचिवालय, विधानसभा, हाई कोर्ट से लेकर सुखना लेक और रोज गार्डन तक हर संपत्ति में उसका 7.19% शेयर है। एक ऐसा कानूनी पेंच है जिसने चंडीगढ़ के ओनरशिप के सवाल को और भी ज़्यादा उलझा दिया है। अब ये सिर्फ 2 राज्यों की इमोशनल लड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें 3 राज्य शामिल हो चुके हैं। इन 3 राज्यों की राजनीतिक रस्साकशी के बीच हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि इस शहर के असली निवासियों की क्या हालत है। जिस शहर को भारत के सबसे आदर्श और मॉडर्न टाउन के प्लानिंग के एग्जाम्पल के रूप में दुनिया भर में पढ़ाया जाता है, वो आज अपने ही मास्टर प्लान के बोझ तले पूरी तरह चरमरा रहा है। अब आप तय करो कि कागजों पर चंडीगढ़ असल में किसका है, लेकिन ज़मीन पर इस 3 तरफा अनसुलझी राजनीतिक रस्साकशी ने शहर के अंदर एक गहरा पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक खालीपन पैदा कर दिया। जो शहर कभी रिटायर्ड ऑफिसर्स और शांति से रहने वालों की पनाहगाह माना जाता था, वो गैंगस्टर्स का अड्डा बन गया। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। इसका सिस्टमेटिक कारण पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में छिपा है।
जब पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ पर सीधा कब्जा नहीं कर पाए तो उन्होंने अपना दबदबा दिखाने के लिए इस यूनिवर्सिटी को अपनी पॉलिटिक्स का प्रॉक्सी अखाड़ा बना लिया। दोनों स्टेट्स की पार्टियों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स के नाम पर कैंपस में पैसा और बाहुबल झोंकना शुरू किया। इसी राजनीतिक पावर प्ले ने उस सुरक्षित शहर के अंदर क्राइम सिंडिकेट की नींव रखी। लॉरेंस बिश्नोई और लक्की पटियाल जैसे खूंखार नाम रातों रात पैदा नहीं हुए, बल्कि ये उसी सिस्टम की देन है जहां एलीट क्लास के इस पावर गेम ने एक यूनिवर्सिटी कैंपस को गैंगस्टर्स की फैक्ट्री में बदल दिया। यही नहीं, कार्बुजिए ने इस शहर को मैक्सिमम 5 लाख लोगों के लिए डिज़ाइन किया, लेकिन आज यहाँ लगभग 12 लाख लोग रहते हैं और सड़कों पर 14 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, यानी शहर की कुल आबादी से भी ज़्यादा गाड़ियाँ। जो 7V ट्रैफिक सिस्टम कभी दुनिया भर के टाउन प्लानर्स के लिए स्टडी वाला शहर था, आज उस शहर में इस सिस्टम के चलते रोज़ाना भयंकर जाम लगता है। 2024 का डेटा बताता है कि इस शहर की पुलिस ने 9.85 लाख ट्रैफिक चालान काटे हैं। इस वजह से आज कई लोग इस शहर को तंज कसते हुए चालान गढ़ भी कहने लगे हैं। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक सफलता, अपनी खूबसूरती और अपनी कॉम्प्लेक्स राजनीति का शिकार हुआ है। एक ऐसा खूबसूरत और एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट है जो ऊपर से देखने में तो एक जीता जागता बॉडी बिल्डर शरीर लगता है, लेकिन जिसके अलग अलग अंगों पर अलग अलग राज्य और अलग अलग विचारधाराएं अपना अपना कब्जा जमाना चाहती हैं। 1947 में लाहौर के छिनने के बाद एक घायल पंजाब को जो राजधानी मरहम के तौर पे मिली थी, वो दशकों बाद आज तक पूरी तरह से किसी एक की नहीं हो पाई। यह आज भी भारत के नक्शे पर एक अनसुलझी पहेली और अधूरी राजधानी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंडीगढ़ की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।